नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 क्लास 11th का सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था मूल बल के बारे में, उसके प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें जो पहला मूल बल था गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बारे में मैंने बता दिया था। आज मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। जैसा कि मैंने बताया भी कि विद्युत बल अलग होता है, चुंबकीय बल अलग होता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों बल अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, अर्थात इनको अलग अलग हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, समानता इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो दोनों को मिला जुला कर हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। तो पहले इसमें हम विद्युत बल समझ लेते हैं, उसके बाद हम चुंबकीय बल समझ लेते हैं। विद्युत क्या होता है? विद्युत बल यानी कि इसको स्थिर वैद्युत बल कह लीजिए, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? तो दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और इस बल के बारे में कूलाम जी ने अपना नियम दिया था। स्थिर वैद्युत बल के बारे में किसने अपना नियम दिया था? कूलाम ने नियम दिया था। तो हम इसके बाद पढ़ लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो देख लीजिए कूलाम का नियम क्या है। मान लीजिए एक आवेश यहां पर है Q1, एक आवेश यहां पर है Q2। ठीक है, दो आवेश हमने लिया है। तो जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी तरह से लगभग गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यह आवेश इस पर बल लगाएगा, यह आवेश इस पर बल लगाएगा। तो दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, ये मान लेते हैं बीच की दूरी r है। तो जो लगने वाला बीच की दूरी बल है Fe, लगने वाला बीच बल Fe है। Fe माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई क्या होता है? R²। यह होता है कूलाम का सूत्र, जहां पर Q1 Q2 क्या है? आवेश की मात्राएं है। ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? दो स्थिर आवेशों के बीच में कार्य करने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल के बारे में कूलाम जी ने अपना नियम दिया था। और कूलाम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है, ठीक है, वह वैसे ही चलेगा कि उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको आप मिला देंगे। ठीक है ना। तो Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई चिन्ह लगा देंगे, कोई कांस्टेंट लगा देंगे, तो Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? R²। और K का मान मिलेगा कितना? 9 गुणे 10 का घात 9। प्रयोगों द्वारा ये निकाला गया K का मान। तो जिस तरह से मैंने गुरुत्वाकर्षण वाले बल के बारे में नियम निकाला था, उसी तरह से आप स्थिर वैद्युत बल के बारे में निकाल सकते हैं। अब एक बात समझिए, आपने ये पढ़ा कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, इसके बाद चुंबकीय बल क्या होता है। तो जो दो चुंबकों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वह चुंबकीय बल कहलाता है। दो चुंबकीय वस्तुओं या चुंबकीय पदार्थों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल बोलते हैं। पहले इनका अलग अलग अध्ययन किया जाता था, माना जाता था कि ये दो बल अलग अलग है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये दोनों बल क्या है? एक है। अर्थात परिवर्तीय
परिवर्ती माने बदलने वाला, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, यानी कि हम जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो वह आपका काम करेगा एक चुंबकीय बल का। चुंबकीय बल है, उसमें हम किसी परिनालिका को घुमाएं, किसी वस्तु को घुमाएं, तो वहां पर आपका वैद्युत बल काम करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर वैद्युत बल होता है वहां पे चुंबकीय बल होता है। इनको समानता हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो अब इन दोनों बलों को मिला जुलाकर नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। अब सवाल यह है कि विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है। तो आवेशित कणों के बीच में, देखिए जब आवेश स्थिर रहते हैं ना तो केवल वैद्युत बल काम करता है, लेकिन वही आवेशित कण गतिमान हो जाए तो उन्हीं आवेशित कणों के बीच में वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी लगने लगता है, तो उस बल को हम वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? दो आवेशित कणों के बीच में जब वे गतिमान हो, यानी कि दो आवेशित गतिमान कणों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उस बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? प्रबल होता है। और यह दोनों आवेशों के बीच में रखे जा सकने वाले माध्यम के वैद्युत गुण पर निर्भर करता है। जबकि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल दोनों आवेशों के बीच में रखे जा सकने वाले माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो ये मैंने बताया आपको विद्युत चुंबकीय बल। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? तो न्यूक्लियंस समझते हैं। न्यूक्लियंस क्या होता है? यानी कि जो कण न्यूक्लियस में रहते हैं, तो न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। ठीक है ना? तो न्यूक्लियंसों के बीच में कार्य करने वाले बल को, उनको बांधे रखने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल बोलते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियंसों को एक साथ बांधे रखने वाले बल को ही हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। एक बात जरा सोचिए, न्यूक्लियस का अस्थायित्व कैसे होता है? न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए क्योंकि वह आवेशहीन होता है। आप प्रोटॉन के बारे में सोचिए। प्रोटॉन दो प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकते हैं? नाभिक की रचना कैसे हो सकती है? दो प्रोटॉन एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में तीव्र प्रतिकर्षण बल लगेगा और नाभिक टूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब नाभिक का निर्माण होता है तो जो नाभिक में प्रोटॉन होता है उनको बांधे रखने के लिए कोई बल जरूर काम करता है। उस बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? दो न्यूक्लियंसों के बीच में कार्य करने वाले बल को हम लोग बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो अब तक मैंने तीन मूल बलों का परिचय दे दिया है। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण बल का परिचय मैंने दिया है, विद्युत चुंबकीय बल का परिचय मैंने दिया है, और प्रबल नाभिकीय बल का परिचय मैंने दिया है। अब मैं आपको परिचय देने वाला हूं क्षीण नाभिकीय बल का, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्षीण नाभिकीय बल।
क्षीण नाभिकीय बल। तो आपको सोचना है कि क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है, ठीक है ना। तो आप क्षीण नाभिकीय बल के बारे में समझिए। जब भी रेडियो एक्टिवता की घटना होती है तो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो गामा किरणों के बारे में तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो आवेशहीन होता है, लेकिन अल्फा और बीटा जो किरणें निकलती हैं उनके बीच में और नाभिक के बीच में कोई बल लगना चाहिए कि नहीं, लगना चाहिए। तो इस बल को ही हम लोग बोलते हैं क्षीण नाभिकीय बल। यानी कि नाभिकीय घटनाओं में, नाभिकीय घटनाएं का मतलब रेडियो एक्टिवता, ठीक है ना। तो जो भी नाभिकीय घटनाएं होती हैं उसमें से जो निकलने वाले बीटा क्षय है, उन कणों में और नाभिक के बीच में जो लगने वाला बल होता है, उस बल को ही हम क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। तो क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है एक बार और समझ लीजिए। नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिवता बीटा क्षय में, बीटा कणों के बीच में और नाभिक के बीच में लगने वाले बल को ही हम क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है, थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो बल होते हैं, मूल बल, ये किन कणों से उत्पन्न होते हैं। एक बात मैं बता दूं, जो ये बल होते हैं ये सारे बल विनिमय बल होते हैं। विनिमय बल का मतलब ये होता है कि कणों का एक्सचेंजिंग होता है। नाभिक के अंदर जो कण होते हैं, चाहे कण होते हैं, वह आपस में बदलते रहते हैं, विनिमय होते रहते हैं, और इनके विनिमय के कारण से ही यह क्या उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है। और इसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ये जो बल है वह विनिमय बल हो। विनिमय बल का मतलब जब पार्टिकल एक दूसरे में चेंज होते हैं तब जाकर यह बल काम करते हैं, चेंजिंग के कारण बल काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा बल किस कण के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है वह ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होता है, ग्रेविटान के कारण काम करता है। ग्रेविटान अभी तक खोजा नहीं गया है और निर्धारित कण है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल ये जो होते हैं वह फोटानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। फोटानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। फोटान क्या होता है आपको कभी मिलेगा जब आप 12th में जाएंगे तब। तो विद्युत चुंबकीय बल जो है फोटानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटानों के विनिमय से उत्पन्न होता है, ग्रेविटान के कारण काम करते हैं। और जो प्रबल नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल वह मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। तो प्रबल नाभिकीय बल माने नाभिक को बांधे रखने वाला बल। इसके बारे में युकावा, जापानी वैज्ञानिक युकावा ने सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत को हम बोलते हैं मेसान सिद्धांत, मेसान थ्योरी। तो इसलिए उन्होंने एक कण को भविष्यवाणी भी किया था जिसका नाम था मेसान, ठीक है ना। तो प्रबल नाभिकीय बल किसके विनिमय से उत्पन्न होता है, मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। क्षीण नाभिकीय बल किसके विनिमय से उत्पन्न होता है, क्षीण नाभिकीय बल। तो यह बल उत्पन्न होता है बोसानों के विनिमय से, ठीक है। तो क्षीण नाभिकीय बल जो होता है वह किसके विनिमय से उत्पन्न होता है, बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। और प्रबल नाभिकीय बल मेसानों के विनिमय से, विद्युत चुंबकीय बल फोटानों के विनिमय से, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटानों के विनिमय से।
बोसान क्या होता है, कभी आपने गार्ड पार्टिकल का नाम सुना होगा, ठीक है ना, तो वही है बोसान। तो बोसान क्या है, हमारे देश के वैज्ञानिक है, ठीक है ना, बोस जी थे, उनके ही नाम पर जो गार्ड पार्टिकल है, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं उनको हम बोस पार्टिकल बोलते हैं। तो क्षीण नाभिकीय बल बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं, विद्युत चुंबकीय बल फोटानों के विनिमय से होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। अब एक बात मैं और बता दूं, बहुत बड़ी बात है कि सबसे बड़ा बल कौन है, सबसे छोटा बल कौन है, कौन बल किससे कितना गुना बड़ा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, चारों मूल बलों की अपेक्षिक प्रबलता। तो मैं बताता हूं कि चारों मूल बलों की प्रबलता क्या है, ठीक है ना। तो यहां से आप चारों मूल बलों की जब प्रबलता याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बल किससे कितना गुना ज्यादा है, और कौन सबसे दुर्लभ बल है, दुर्बल बल है, कौन प्रबल बल है। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, और उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। इनके बीच में क्या अनुपात होता है, इनकी प्रबलताओं का क्या अनुपात होता है, 1 संबंध है 10 के घात -2, संबंध है 10 के घात -13, संबंध है 10 के घात -38, ठीक है। तो यह जो हुआ वह चारों मूल बलों की क्या हुई, प्रबलताएं हुई। यानी कि यहाँ से सबसे दुर्बल बल आपको क्या पता चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, और सबसे जो प्रबल बल है वह प्रबल नाभिकीय बल है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रम याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा बल कौन है, प्रबल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल, और उसके बाद सबसे छोटा यानी कि दुर्बल बल है विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैंने बताया चारों मूल बलों की प्रबलता है। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं संरक्षण नियम। संरक्षण नियम क्या होते हैं, नियम, कंजर्वेशन लॉ। तो विभिन्न जो भी भौतिक प्रक्रम होते हैं ना, वह कुछ विभिन्न प्रकार के बलों से नियंत्रित होते हैं। कोई भी प्रक्रम होगा तो उसमें कोई भी बल काम करेगा। अब जब कोई बल काम करेगा तो कुछ राशियां बदलती हैं और कुछ राशियां अपरिवर्तित रहती हैं। तो जो राशियां अपरिवर्तित रहती है उन राशियों को हम संरक्षित राशियां बोलते हैं, उन राशियों को हम लोग बोलते हैं कंजर्व क्वांटिटीज। और जिस नियम के अनुसार वे संरक्षित रहती हैं उस नियम को, उस कथन को हम संरक्षण नियम बोलते हैं। तो संरक्षित राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जो किसी नियम के अनुसार, किसी शर्त के अनुसार संरक्षित रहती हैं, उनका मान नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहती हैं, उस तरह की राशियों को हम संरक्षित राशियां बोलते हैं। और जिस नियम के अनुसार, जिस शर्त के अनुसार वे संरक्षित रहती हैं उस नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षण नियम बोलते हैं। जैसे एक बात बताते हैं,
कुछ संरक्षण नियम मैं बताता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा आवेश संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो किसी जो विलगित निकाय है, विलगित निकाय का मतलब कि उससे कोई भी चीज न तो बाहर जाए न बाहर से अंदर आए। जैसे एक रूम मान लीजिए, रूम में से कोई चीज बाहर न जाएगी न अंदर आएगी तो उसको विलगित निकाय बोलते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वह संरक्षित रहता है। या ऐसे बोल लीजिए कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण किया जा सकता है, या अर्थात आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आ और जा सकता है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। इस नियम को हम क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। वैसे ही हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम क्या है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का केवल स्वरूप बदला जा सकता है, अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पहले तो यह नियम ऐसे था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला जब फार्मूला आया E बराबर mc², तब पता चला कि नहीं, द्रव्यमान को ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को किस में? द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बनाया गया था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। लेकिन जब यह फार्मूला आया तब पता चला कि नहीं, द्रव्यमान को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो जो पहला कथन था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखा गया कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न, यह केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सत्य है। तो अब उसी बात को ऐसे कहा जाने लगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह बात केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सत्य हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है पूरी तरह से सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अब दोनों को मिला जुला कर एक नियम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो एक बात बताइए कि जब दो अलग अलग चीज़ें नहीं है तो उन दोनों के लिए अलग अलग नियम कैसे? जब दोनों राशियां एक है तो उन दोनों के लिए एक ही नियम होना चाहिए। तो इन दोनों नियमों को अब मिला जुला कर बोला जाता है ऊर्जा प्लस द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऊर्जा प्लस द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
तो अब आप बता सकते हैं ऊर्जा प्लस द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा प्लस द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का योग नियत है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मात्रा में ऊर्जा नष्ट होती है उतनी ही मात्रा में द्रव्यमान उत्पन्न हो जाता है, या जितनी मात्रा में द्रव्यमान नष्ट होगा उतनी ही मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि हमें ये पता चला कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा प्लस द्रव्यमान का जो योगफल है, जो योग है, वह निश्चित रहता है, अचर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षण का नियम। और मैं एक नियम आपको बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई रेखीय संवेग होता क्या है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं रेखीय संवेग नहीं बताऊंगा, यदि पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग जैसे जैसे चलेंगे सबके बारे में बताना है मुझे, द्रव्यमान, वेग, संवेग सबके बारे में बताना है। तो यहाँ पर केवल मैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को बता देता हूँ। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि किसी निकाय पर लगा हुआ बाह्य बल 0 हो, यानी कि बाह्य बल ना लगा हो, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल माने बाह्य और एफ माने बल, यानी कि किसी निकाय पर लगा हुआ बाह्य बल 0 हो, न लगा हुआ हो, तो उस निकाय का जो रेखीय संवेग, रेखीय संवेग को P से दिखाते हैं, जो रेखीय संवेग है वह कांस्टेंट रहता है, अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि किसी निकाय पर लगा हुआ बाह्य बल 0 हो तो उस निकाय का जो रेखीय संवेग होता है वह संरक्षित रहता है। आप पूछेंगे कैसे संरक्षित रहता है, तब तो मुझे रेखीय संवेग की परिभाषा देनी पड़ेगी। तो अब मैं बता ही देता हूं। संवेग होता क्या है, P से दिखाते हैं, P बराबर होता है m इंटू v, यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो एक बात जरा बताइए, जब बल लगा हुआ नहीं है संवेग बराबर होता है m इंटू v, तो जब बल नहीं लगा है तो क्या द्रव्यमान बदलता है? द्रव्यमान के बदलने या न बदलने से बल का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी वस्तु पर बल लगा देंगे तो उसका द्रव्यमान चाहे बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो कोई 1 किलो की वस्तु है, उस पर 10 लोग बल लगा देते तो 100 ग्राम की हो जाती। तो बल के लगाने से द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान अचर रहेगा बल के कारण। जब बल आप नहीं लगा रहे हैं तो वेग बदलेगा, वेग भी अचर रहेगा, वेग भी नहीं बदलेगा। तो ना द्रव्यमान बदल रहा है ना वेग, तो दोनों का गुणनफल भी बदलेगा नहीं, बदलेगा, अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही कारण है कि जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो उसका जो रेखीय संवेग होता है वह क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। इस बात को हम लोग बोलते हैं क्या, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इसी तरह से है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसी तरह से क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आप पूछेंगे
कि कोणीय संवेग क्या होता है। तो इस बार तो मैं बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ कि कोणीय संवेग होता क्या है। ये जब आप आगे वाले चैप्टर जाएंगे, यानी कि चैप्टर 4 या 5 होगा, जब आप पढ़ेंगे घूर्णन गति, तो जब आप घूर्णन गति पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कोणीय संवेग क्या होता है। तो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु पर, किसी निकाय पर, जब किसी वस्तु या निकाय पर लगा हुआ बाह्य बल आघूर्ण 0 हो। बाह्य बल आघूर्ण क्या होता है? बाह्य बल आघूर्ण माने टा। बल आघूर्ण को किससे दिखाते हैं? टा से दिखाते हैं। तो जो किसी निकाय पर, किसी वस्तु पर लगा हुआ बाह्य बल आघूर्ण है वह 0 हो, ठीक है ना। तो उस वस्तु का जो कोणीय संवेग होता है वह क्या होता है? नियत होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसे हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि किसी निकाय पर, किसी वस्तु पर लगा हुआ बाह्य बल आघूर्ण 0 हो तो उस निकाय का जो कोणीय संवेग होता है वह अपरिवर्तित रहता है। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा। अब मैं आपको कुछ वैज्ञानिक और उनका विज्ञान में कार्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा कि आपको वैज्ञानिक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान में किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या आविष्कार किया, खोज किया, क्या क्या नियम दिया। पहले मैं बताने जा रहा हूँ गैलीलियो। इनका नाम गैलीलियो गैलीली है। इन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। और आप पढ़ेंगे भी जड़त्व का नियम क्या है। जब गति वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, न्यूटन का नियम पढ़ेंगे, जड़त्व पढ़ेंगे, जड़त्व का नियम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर यह नियम पढ़ेंगे। न्यूटन जी ने गति के समीकरण दिया, गति के 3 नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम दिया। न्यूटन जी ने कणिका सिद्धांत दिया, प्रकाश के बारे में बताया। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जो न्यूटन जी थे उन्होंने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया। भले ही वो अमान्य हो गया लेकिन उन्होंने दिया। गति के समीकरण दिया। आपने गति के 3 समीकरण पढ़ा होगा, गति के नियम पढ़ा होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइंस्टीन। आइंस्टीन जी ने E बराबर mc² दिया, सापेक्षता सिद्धांत दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। मैक्सवेल जी ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया। हाइगेंस जी ने तरंग सिद्धांत दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया। मैक्स प्लैंक, इन्होंने तरंगों संबंधित क्वांटम सिद्धांत दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। मैक्स प्लैंक जी ने क्वांटम सिद्धांत दिया।
क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया इन्होंने। लुइस डी ब्रोगली, इन्होंने पदार्थ की द्युत प्रकृति का वर्णन किया। इन्होंने ये बताया कि पदार्थ जो होता है कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। बर्नौली आप पढ़ेंगे, बर्नौली समीकरण आप द्रवों के प्रवाह वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आप बर्नौली समीकरण, बर्नौली का नियम आप पढ़ेंगे। केल्विन आप जानते भी होंगे, केल्विन पैमाना जिसका आविष्कार लॉर्ड केल्विन ने ही किया था। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लॉर्ड केल्विन ने ही दिया था। बायल, आप गैसों संबंधी नियम आप पढ़ते हैं, गैसों के नियम, उसमें बायल का नियम आपने पढ़ा होगा। चार्ल्स जी ने भी गैसों संबंधी नियम दिया था, जिसे हम लोग चार्ल्स का नियम कहते हैं। रदरफोर्ड, आप जानते हैं रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज किए थे। इन्होंने परमाणु का नाभिक मॉडल दिया था। सोने की पत्ती पर इन्होंने प्रयोग करके बताया था कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, एक घना स्थान होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इन्होंने कृत्रिम तत्वांतरण भी किया था। डाल्टन के बारे में आप जानते हैं, परमाणु सिद्धांत दिया था। जे थॉमसन को आप जानते ही हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज किया था। आगे मैं चलता हूँ तो आगे आप कार्नाट यानी कि कार्नो आप पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी में। कार्नाट हीट इंजन, कार्नो की ऊष्मा इंजन, उसके बारे में ये कार्नो जी ने बताया था कि आदर्श जो ऊष्मा इंजन होता है वह कैसे काम करता है, उसकी क्रिया विधि क्या होती है। हाइगेंस के बारे में मैंने बता ही दिया है कि हाइगेंस जी ने क्या दिया था, तरंग सिद्धांत दिया था। इसके बाद आप व्यतिकरण 12 में पढ़ेंगे। व्यतिकरण के बारे में थॉमस यंग जी ने बताया था। आप वहाँ पे थॉमस यंग का डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग पढ़ेंगे, जिसको थॉमस यंग जी ने किया था और यह साबित किया था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है। नील्स बोर आप जानते हैं, परमाणु का जो बोहर सिद्धांत है वह नील्स बोर ने दिया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि यही वो सिद्धांत था जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का आधारशिला था। रदरफोर्ड के बाद इन्होंने दिया था। इसके बाद मिलिकन, R.A. मिलिकन जिनका नाम है, मिलिकन जी ने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका निर्धारण किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। उसका इन्होंने निर्धारण किया था, यानी कि ई का निर्धारण किया था, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का निर्धारण किया था। इसके बाद
एम्पियर जी के बारे में भी जानते होंगे, जो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बनाया गया, इन्हीं के नाम से लिया गया। एम्पियर जी ने अपना विद्युत संबंधी नियम दिया, जिसे हम लोग एम्पियर का नियम भी बोलते हैं। गॉस या गास कह लीजिए, गॉस के बारे में भी आप पढ़े होंगे। गास डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे आप लोग, गणित में भी पढ़ेंगे, विज्ञान में भी पढ़ेंगे। इनका दूसरा चैप्टर जब आप 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोग गॉस का नियम पढ़ेंगे। तो गॉस जी ने एक नियम दिया है जिसे हम गॉस का नियम बोलते हैं, ये आप 12th में पढ़ेंगे। कूलाम के बारे में शुरू में आपने पढ़ ही लिया है कि कूलाम ने स्थिर वैद्युत संबंधी, स्थिर वैद्युत बल संबंधी एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। पास्कल, पास्कल जी ने एक यांत्रिक कैलकुलेटर भी बनाया था, जो प्रारंभिक कंप्यूटर था। आप द्रवों संबंधी पास्कल का भी नियम पढ़ेंगे। जब आप द्रव स्थितिकी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पास्कल का नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी के बारे में आप आगे हम ले चलते हैं। आगे मैं आपको बता देता हूँ फैराडे। फैराडे भी आप जानते होंगे, इन्होंने विद्युत में काम किया था, विद्युत और चुंबक में काम किया था इन्होंने। तो फैराडे भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने विद्युत और चुंबक दोनों को बताया कि ये एक है। इन्होंने प्रयोग भी किया और साबित किया कि विद्युत और चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और इसी के आधार पे बाद में हम लोग जो विद्युत बल है और जो चुंबकीय बल है, दोनों को एकीकरण भी किया और ये बताया कि नहीं, ये दोनों क्या हैं, एक ही है। फ्रेनल, इनके बाद आया फ्रेनल। इन्होंने विवर्तन के बारे में व्याख्या किया। जब आप विवर्तन पढ़ेंगे 12th में, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का एक गुण होता है, ठीक है ना। और विवर्तन के बारे में किसने बताया था, फ्रेनल जी ने बताया था, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे भौतिक विज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, और इस भौतिक विज्ञान को, भौतिक को ऊंचाइयों पर ले गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या असर पड़ता है। प्रौद्योगिकी होती क्या है ये समझ लीजिए। प्रौद्योगिकी कहते किसे हैं। विज्ञान के बारे में आपने पढ़ लिया है कि विज्ञान क्या होता है, प्रौद्योगिकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में जो हम संसाधन का निर्माण करते हैं, वह संसाधन ही, वे वस्तुएं ही क्या कहलाती हैं, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। जैसे समझ लीजिए हवाई जहाज़ है, तो हवाई जहाज़ का जो हम निर्माण करते हैं वो प्रौद्योगिकी है, और हवाई जहाज़ जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है क्या, विज्ञान। और हवाई जहाज़ के बर्नौली प्रमेय है, तो बर्नौली प्रमेय की सहायता से ही हम लोगों ने हवाई जहाज़ का निर्माण किया है, ठीक है। तो आप एक बात समझ लीजिए, यदि विज्ञान का विकास होता है तो प्रौद्योगिकी का विकास होता है, प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो विज्ञान का विकास होता है। जैसे समझ लीजिए यदि बर्नौली प्रमेय नहीं रहता तो क्या हम हवाई जहाज़ के बारे में सोचते, उसके उड़ने के बारे में, उसके तौर तरीकों के बारे में सोचते? नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि बर्नौली प्रमेय ये कहता है कि जहाँ पर वेग ज़्यादा होता है वहाँ पर दाब कम होता है, और इस बात का प्रयोग हम हवाई जहाज़ के उड़ाने में करते हैं। तो इसका मतलब हवाई जहाज़ की टेक्नोलॉजी लाने के लिए, बनाने के लिए हम बर्नौली प्रमेय का प्रयोग किए, यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास के लिए
विज्ञान का विकास जरूरी है। इसके उल्टा विज्ञान के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का भी विकास जरूरी है। क्योंकि पहले हम लोग ऐसा मानते थे ब्रह्मांड के बारे में, आपने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का नाम भी सुना होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर बाकी सब चीज़ें चक्कर लगाती हैं। ऐसे ही कुछ विद्वान ये बताए थे कि इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन आज हम लोग ये जानते हैं कि नहीं, पृथ्वी का सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो यदि दूरदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या हम इतनी गहनता से इस बात को प्रमाणित कर पाते? अब हम लोग दूरदर्शी की सहायता से तमाम ग्रहों को देख सकते हैं। यदि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या हम छोटे छोटे जीवाणुओं की क्रिया विधि को समझ पाते हैं कि वह कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे चलते हैं, क्या उनके अंदर होता है, क्या पढ़ पाते? नहीं। तो जब सूक्ष्मदर्शी की टेक्नोलॉजी आई तो जो जीवाणु हैं, जो विषाणु हैं, उनका जो विज्ञान है, जो उनके बारे में जानकारी है, वो हमारी बढ़ी, यानी कि हमारा विज्ञान का विकास हुआ। यदि मान लीजिए लेजर किरणें नहीं आती, यदि लेजर किरणें नहीं आती तो क्या हम वस्तुओं की संरचना के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर पाते? नहीं कर पाते। हम लोग तरंगों के माध्यम से, लेजर किरणों के माध्यम से बहुत सारे पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो इन सब उदाहरणों से आपको ज़रूर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विज्ञान जो है वह प्रौद्योगिकी पर आश्रित है और प्रौद्योगिकी विज्ञान पर आश्रित है। यदि विज्ञान न हो तो प्रौद्योगिकी का विकास भी लगभग असंभव है और प्रौद्योगिकी न हो तो विज्ञान का भी विकास लगभग असंभव है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ विज्ञान और समाज, मानव समाज पर क्या प्रभाव है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तो पहले जो मानव था उसका जीवन शैली, खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका कुछ और होता था। लेकिन जब से विज्ञान आया है तब से मानव का रहन, उसका खान पान, उसका वेशभूषा बहुत बदल दिया है। उसकी जीवन शैली को ही एकदम बदल दिया है। यहाँ तक कि उसके बहुत सारे धर्म के नियमों को भी उसने बदल कर रख दिया है। यानी कहीं ना कहीं विज्ञान ने मानव के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है, उसके आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया है। पहले मनुष्य क्या था, भगवान में बहुत विश्वास रखता था। ये इतना अंधविश्वास था कि वह जानवरों की बलि देता था, मनुष्यों की बलि देता था। लेकिन विज्ञान ने उसे समझाया कि भगवान क्या हैं, बलि देने से क्या फ़ायदा है, वो बलि मांगते हैं कि नहीं, उसको जानकारी हुई। उसके सामाजिक जीवन को बदला। पहले लोग ऊंच नीच का भेदभाव करते थे। विज्ञान जब से आया तब से इन्होंने समझाया कि नहीं, मनुष्य जो हैं वो सब एक बराबर हैं। तो उसका सामाजिक जीवन भी बदला, लोग इधर उधर आने जाने लगे। विज्ञान के लिए एक देश के लोग दूसरे देश में जाने लगे, विज्ञान पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी लाने के लिए, विकास करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है विज्ञान ने। उसके आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया है, मनुष्य के आर्थिक जीवन को भी प्रभावित विज्ञान ने किया है। पहले कोई व्यक्ति खेती करता था, वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से नहीं करता था, तो वह 10 रुपया कमाता था। लेकिन आज वही व्यक्ति यदि खेती कर रहा है वैज्ञानिक विधि से तो 100 रुपये कमा रहा है। कहने का मतलब है कि विज्ञान ने
मनुष्य की आर्थिक जीवन को भी, आर्थिक गतिविधि को भी प्रभावित किया है। तो सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को प्रभावित किया है, धार्मिक जीवन को भी प्रभावित किया है। पहले बहुत सारे धर्मांध व्यक्ति होते थे, कट्टर व्यक्ति होते थे, अब भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विज्ञान के आने से ज़रूर कुछ सुधार हुआ है। ऐसा लोग मानते हैं कि सब चीज़ भगवान की ही देन है, लेकिन विज्ञान ने बहुत सारी बातों को बताया है कि नहीं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। जन्म देने का काम भगवान करते हैं, लेकिन विज्ञान ने भी साबित किया है कि हम भी वैसा कर सकते हैं। जीवन देने का काम भगवान करते हैं, तो विज्ञान भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक भले ही लेकिन सफल हुआ है। तो इन सब उदाहरणों से, इन सब बातों से ऐसा लग रहा है, ऐसा ज़रूर आपको लगेगा कि विज्ञान के आने से मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, वह कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। विज्ञान ने मनुष्य के लिए दवाइयाँ बनाया। पहले लोग दवाइयों के अभाव में मर जाते थे बीमारियों से, भगवान की देन समझकर बीमारियों से मर जाते थे, भगवान का प्रकोप समझकर बीमारियों से मर जाते थे कि हम बीमार हैं तो भगवान हम पर गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, और इसलिए वे लोग कुछ नहीं करते थे, प्रकोप समझकर मर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, विज्ञान ने तमाम दवाइयाँ दिया है। पहले रंग भेद भी होता था, लेकिन विज्ञान ने अब रंग भेद को भी बहुत हद तक मिटा दिया है। बहुत सारे सौंदर्य के प्रसाधन आ गए हैं, जिनकी सहायता से काले व्यक्ति भी गोरे हो जा रहे हैं। यानी कि विज्ञान ने हमको सौंदर्य प्रसाधन भी दिया है, युद्ध सामग्री भी विज्ञान ने हमको दिया है। पहले लोग लाठी डंडे से, चाकू से मार करते थे, आज विज्ञान ने बहुत भयानक परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाया है, जिससे हम पूरी दुनिया को भी विनाश कर सकते हैं। तो इन सब बातों से ये पता चल रहा है कि विज्ञान हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। विज्ञान हमारे लिए लाभदायक कब है? जब हम उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करेंगे तब। विज्ञान हमारे लिए हानिकारक कब है? जब उसका हम अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तब। यदि बिजली है, बिजली का हम सावधानी प्रयोग करेंगे तो लाभदायक है, लेकिन असावधानी पूर्वक हम प्रयोग करेंगे तो क्या है? हानिकारक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP, उसको आप सब्सक्राइब करें। हमारी जो भी कमियां होती हैं उसको कमेंट करके बताएं। हमारी सभी वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।